कभी इंडस्ट्री का हब रहा बिहार आज मजदूरों की फैक्ट्री बना हुआ। नॉर्थ बिहार को चीनी मिलें, दरभंगा की अशोक पेपर मिल, कटिहार की जूट फैक्ट्री और तो और मोकामा का भारत वैगन, ये सभी इंडस्ट्रीज कभी राज्य की पहचान थी, लेकिन आज ये सब धूल फाक रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो बंद पड़ गई हैं। कभी यही बिहार देश में हो रहे शुगर प्रोडक्शन का 40% कंट्रीब्यूट करता था, आज 4% पर सिमट गए। अब सवाल यह है कि साहब ये सभी इंडस्ट्रीज बंद क्यों हो गई? सरकार ने इसे बचाने की सच में कोशिश की थी या सिर्फ दिखावा किया? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। तो साहब साल 1978 में भारत वैगन की 2 यूनिट मोकामा और मुजफ्फरपुर में स्टैब्लिश हुई। इसको बनाने में हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HECL और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स BHEL ने मदद की। 1990 के दशक में तो वैगन यानी माल ढोने वाले रेल डिब्बे का एक बड़ा हिस्सा यहीं से सप्लाई होता था। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा स्ट्रक्चरल स्टील पुल के पार्ट्स भी बनाए जाते थे। लेकिन 1990 के बाद से हालात ऐसे बिगड़े कि वो किसी भी इंडस्ट्री के लिए खतरनाक साबित होता। लगातार घाटा, ऑर्डर की कमी, आधुनिक मशीनों में अपग्रेड का नहीं होना और राजनीतिक समस्याओं ने इसे 2017 में कंप्लीटली बंद करने पर मजबूर कर दिया। हालत तो ये हो गई थी कि इसमें काम करने वाले कर्मचारियों को VRS देना पड़ा। लेकिन ये VRS क्या है, इसको आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि एक के बाद एक दूसरी कंपनी के बंद होने की कहानी। तो बात है सिर्फ भारत की कहानी, ऐसा नहीं है। इसके अलावा 1980 के दशक में अपने पीक पर रही बाटा कंपनी में भी ताला लग गया था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि साल 2014 में इसको भी हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। हालांकि इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है साहब कि हिंदुस्तान की पहली यूनिट 1942 में पटना के बाटागंज में शुरू हुई थी। इसके ठीक एक साल बाद 1943 में मोकामे घाट टेनरी यूनिट यानी कि चमड़े बनाने की फैक्ट्री, जिसका इस्तेमाल कर शूज और स्लीपर्स बनाए जाते थे, वहीं इसकी शुरुआत की गई थी। अब जरा सोचिए कि 90 के दशक में ये कितनी प्रॉफिटेबल थी कि 1988 में इसका एशिया का सबसे बड़ा एफिलिएट ट्रीटमेंट प्लांट यानी ETP लगाया गया। और इसके बाद शुरू हुआ बिजनेस का नया खेल। मार्केट में नए प्लेयर्स आ गए, नई टेक्नोलॉजी लाए, जिसका मुकाबला ये कंपनी कर ही नहीं पाई। लेकिन क्या सिर्फ नई टेक्नोलॉजी ही जिम्मेदार है इसके बंद होने में? जवाब इतना सिंपल नहीं है। इसके प्रोडक्शन में आई कमी का कारण वहां का लॉ एंड ऑर्डर और पॉलिटिक्स भी था। साथ ही बढ़ते क्राइम ने इस कंपनी को घाटे का व्यापार बना दिया। उसके बाद क्या हुआ वो अब तक आप सबको पता ही चल गया, मतलब कंपनी का शटडाउन। और जब यूनिट बंद हुई तो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के सामने सबसे बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई, और वो ये थी कि इसके सभी रिसोर्सेज शिफ्ट कहां पर करें। लेकिन लास्ट में कोलकाता, बेंगलोर और बाटानगर जैसे प्लांट्स में ले जाने के लिए इसे डिसाइड होता है और फिर सभी रिसोर्सेज को वहां पर शिफ्ट किया गया। हालांकि 33 एकड़ में फैली मोकामा की इस इंडस्ट्री की जमीन का ओनरशिप अब भी बाटा के पास ही है। और तो और हमने 2 कंपनियों का जिक्र भी किया था, लेकिन इसके अलावा मैकडॉल्स यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स प्लांट में भी ताला लटका दिया गया। इसका कारण था 2016 में आई शराबबंदी। वही नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन, अशोक पेपर मिल जो दरभंगा में थी वो, और कटिहार की जूट मिल भी, ये भी बंद हो गई। लेकिन इन सब के बंद होने में कॉमन कारण था पुरानी टेक्निक, लॉस और सबसे ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। यानी 1990s के दशक में बिहार में इंडस्ट्री तो खूब चली साहब, लेकिन उसके बाद बिजली, क्राइम, पॉलिसी इंस्टेबिलिटी और मार्केट कॉम्पिटिशन्स के कारण धीरे धीरे सब शटडाउन हो गई। अब यहाँ पर VRS के बारे में भी क्लियर कर देते हैं, जिसको आपने वीडियो में कुछ देर पहले सुना था। दरअसल ये एक योजना होती है जिसमें वर्कर्स अपनी मर्जी से न सिर्फ नौकरी छोड़ सकते हैं, बल्कि नौकरी छोड़ने के बदले सेटलमेंट पैकेज अपनी शर्तों पर कंपनी से नेगोशिएट कर सकते हैं। वैसे कंपनी इसको अपने एम्प्लॉई को तब ऑफर करती है जब कंपनी कॉस्ट कटिंग करना चाहती है, और ऐसा करने के लिए बहुत सारे मेजर्स कंपनी को उठाने पड़ते हैं। उसमें से ही एक स्टेप है मैन पावर को कम करना, जिसे VRS के थ्रू पूरा किया जाता है। अब वापस से आते हैं अपनी स्टोरी पर। और इस दौर में बहुत सी अलग अलग कंपनियां बिहार में बंद हुईं। तो उस समय के सरकार को बचाने के लिए कुछ लोग तर्क देते हैं कि रॉ मटेरियल की कमी हो गई थी, कनेक्टिविटी नहीं थी। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इस काम के लिए ईजीनेस प्रोवाइड करना भी तो सरकार का ही काम था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे भी बड़ी शॉकिंग बात तो ये होती है कि रॉ मटेरियल होने के बाद भी चीनी मिलें बंद हो गई। लेकिन क्यों, चलिए इसको भी समझते हैं। तो साहब आज मजदूरों की फैक्ट्री बना बिहार आजादी से पहले शुगर इंडस्ट्री का हब हुआ करता था। उस समय 1 नहीं 2 नहीं, यहां तक कि 3 भी नहीं बल्कि पूरे 33 चीनी मिलें रनिंग थी। लेकिन धीरे धीरे ये इंडस्ट्री बंद होती चली गई। अब हालत ये है कि ये सिर्फ 28 मिलें ही हैं, लेकिन रनिंग कितनी है उसका नंबर आप जानकर शॉक हो जाओगे। तो रनिंग चीनी मिलें हैं सिर्फ
8। सूची कभी बिहार की पहचान रही दर्जनों चीनी मिलें आज उनकी गिनतियां उंगलियों पर सिमट कर रह गई हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ, इसको समझने के लिए हमें आज़ादी के पहले के सालों से शुरू करना होगा। तो बात है साल 1937 तक, जब दुनिया के 21 सबसे बड़े शुगर प्रोड्यूस करने वाले देशों ने इसका ओवर प्रोडक्शन कर लिया था, जिसका नतीजा हुआ था कि इंटरनेशनल मार्केट में चीनी का दाम गिरने लगा। फिर इसके बाद इनके उपनिवेशक देशों जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड ने मिलकर इंटरनेशनल शुगर एग्रीमेंट साइन किया। इसका मकसद न सिर्फ शुगर प्रोडक्शंस को कंट्रोल करना बल्कि एक्सपोर्ट भी सीमित करना था। इसका असर भारत पर ऐसा पड़ा साहब कि यहाँ से चीनी एक्सपोर्ट पर 5 साल का बैन लगा दिया गया। और ये सब हुआ ब्रिटेन की वजह से, क्योंकि इंडिया उस समय ब्रिटेन की कॉलोनी था और ब्रिटेन ने एक्सपोर्ट ना की शर्त को एक्सेप्ट कर लिया था। नतीजा हुआ ये कि 1942 तक देश में इतनी ओवर प्रोडक्शन हो गई थी, चीनी मिलें लॉस में चलने लगीं और कई चीनी मिलों को बंद करना पड़ा। और लगातार मिलों को बंद होता देख बाकी के मिल मालिकों में हड़कंप मच गया। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या करें, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही थी और चीनी के प्राइस तेजी से नीचे गिर रहे थे। इसके बाद मिल मालिकों ने एक एसोसिएशन बनाने के डिसाइड किया ताकि गिरते दामों को कंट्रोल किया जा सके। अब इन लोगों ने तो एसोसिएशन बना लिया, लेकिन यहाँ से एक दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये लोग चीनी का रेट तय करते करते 1966 से 67 तक इंडस्ट्री पर इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि इस पर से सरकार का नियंत्रण ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद तो मिल को प्रोटेक्ट करने के बजाय सरकार और ओनर आपस में लड़ने लगे। अब इस टकराव को लंबा चलते देख केंद्र सरकार ने साल 1972 में दरअसल एक शुगर मॉनिटरिंग कमेटी बनाई थी, जिसका काम था मिलों की प्रॉब्लम्स और सिचुएशन पर रिपोर्ट तैयार करना। और साल के लास्ट वीक में इस रिपोर्ट को कमेटी ने केंद्र सरकार को सबमिट किया। लेकिन जब इसकी बातें सामने आई तो मिल मालिकों के होश उड़ गए। जिसके लिए वो लोग राज्य सरकार से लड़ रहे थे, ठीक उसके उल्टा रिपोर्ट में बात कही गई थी। मतलब मिल को सरकार एक्वायर करेगी। अब रिपोर्ट आने के बाद होना तो ये चाहिए था साहब कि सरकार जल्दी से इंडस्ट्री पर कंट्रोल करती और उसे डूबने से बचाती, लेकिन 5 सालों तक ऐसा कुछ नहीं होता है। मिलों को एक्वायर करने के लिए सरकार की नींद खुली 1977 में। इस समय से लेकर 1985 तक सरकार ने 15 चीनी मिलों को एक्वायर किया। और इसके बाद जो हुआ वो तो शायद किसी को उम्मीद भी नहीं थी। सभी मिलों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ गया, मिसमैनेजमेंट होने लगी और इन सब चीज़ों में सबसे बड़ी दिक्कत तो किसानों के लिए हो गई। उनका पेमेंट लंबे समय तक डिले होने लगा और जब पेमेंट डिले हुआ तो इसका सीधा असर गन्ने की खेती पर पड़ता है। किसानों ने इसकी फसल लगाना ही कम कर दिया। उससे हुआ ये कि शुगर केन की कमी हो गई, चीनी की प्रोडक्शन कम हो जाती है और फिर कंपनियां लगातार लॉस में जाने लगी। और फिर आया 1990 से लेकर 2000 तक का दौर, जब इन सभी इंडस्ट्रीज को सिक इंडस्ट्रीज घोषित कर दिया जाता है। सिक इंडस्ट्रीज वैसे उन कंपनियों कहा जाता है जिसके पास कर्ज चुकाने, कर्मचारियों को वेतन देने या फिर आधुनिक मशीनों में भी इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती है। खैर 2010 तक ज्यादातर मिलें बंद हो चुकी थीं और 2025 तक तो सरकारी मिलों के नाम पर सिर्फ खाली जमीन और खंडर बिल्डिंग्स बची हैं। इन मिलों का बंद होने का असर सबसे ज्यादा किसी पर पड़ा था तो वो थे किसान और वर्कर्स। कंपनियों ने किसानों को 8.84 करोड़ रुपए का पेमेंट नहीं किया, वही वर्कर्स का 300 करोड़ रुपए तक की सैलरी नहीं थी। यहां कंपनी ने तो जो किया सो किया, सरकार ने भी तो इनके बारे में कुछ सॉलिड स्टेप्स नहीं लिए। अब आते हैं इस आखिरी सवाल पर, सरकार ने इसे बचाने के लिए अब तक क्या किया और आगे क्या कर रही है। तो साहब, बिहार सरकार ने इसी साल 11 फरवरी को इंडस्ट्री प्रमोशन इनिशिएटिव के तहत एग्जिट पॉलिसी 2025 लाती है, जिसमें यह रूल लाया गया कि बंद पड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक उन्हें अलॉट हुई जमीन बिहार इंडस्ट्रियल एरिया अलॉटमेंट अथॉरिटी यानी कि बीआईडा को लौटा सकते हैं और जमा की गई लीज राशि का एक हिस्सा वापस भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, इसका फायदा वही इंडस्ट्रियलिस्ट ले सकते हैं जिनका अलॉटमेंट वैलिड है या फिर रद्द किया गया है। इसके अलावा वो यूनिट्स भी एप्लीकेशन लगा सकती हैं जो अपने कैंसिलेशन को अदालत में चुनौती देती है, लेकिन उनको अपने सभी केस अदालतों से वापस लेने होंगे। इस पॉलिसी का मकसद है बंद मिलों को रिवाइव